हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे ना। हाँ, आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं, मिष्टी भी अच्छी है, खूब मस्ती कर रही है। और देखो अभी कुछ बोलने भी नहीं दे रही मिष्टी। तो आज कोई व्लॉग नहीं है, आज मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी का एक और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और मेरे से वैसे भी बहुत से लोगों ने ये चीज़ पूछी है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिसमें मैंने इंटरमीडिएट रिस्क के बारे में, जो ड्यूल मार्कर टेस्ट होता है उसके बारे में बताया था। तो बहुत से लोगों ने उसमें मेरे से पूछा है कि इंटरमीडिएट रिस्क आया है या फिर हाई रिस्क आया है, तो इसके बाद हम लोग क्या करें। तो बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि अब क्या करें। तो एक सिंपल सा मैं उन्हीं लोगों को ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने ड्यूल मार्कर टेस्ट करवाया और आपकी रिपोर्ट में अगर इंटरमीडिएट रिस्क या हाई रिस्क कुछ भी आया है, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो बस इतना कर सकते हैं कि खुश रहिए और अच्छा खाइए। बाकी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है कि आप इंटरमीडिएट रिस्क अगर आपका या हाई रिस्क ड्यूल मार्कर टेस्ट आता है तो आप खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोगों को बहुत टेंशन रहती है ये कि हमारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी आया है, हमारा इंटरमीडिएट रिस्क प्रेगनेंसी आया है। तो देखिए टेंशन तो हो जाती है। जब मेरा इंटरमीडिएट रिस्क प्रेगनेंसी आया था तो मुझे भी बहुत टेंशन हो गई थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट देखी तो मुझे भी लगा था कि यार ये क्या हो गया और मेरे साथ ही क्यों हुआ। ये सबके मन में आता है कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, हमारे ही साथ ये सब क्यों हुआ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी डाउन सिंड्रोम मतलब T21 जो रहता है उसके बारे में, क्योंकि उसकी रेशो रहती है 1:250। T18 की रेशो अलग होती, T18 की रेशो अलग रहती है और T13 की रेशो अलग रहती है, मतलब कट ऑफ इनकी जो रहती है वो अलग अलग रहती है। आज मैं मेनली आपको बात करूँगी T21 के बारे में, जो डाउन सिंड्रोम होता है, क्योंकि मेरा भी वही आया था तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो रेशो रहती है, मतलब जो ड्यूल मार्कर टेस्ट रहता है उसमें एक रेशो होती है 1:250, ये इसकी कट ऑफ होती है। और जिस बंदे का देखो मतलब 1:249 आएगी उसको बोलेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और जिसकी 1:251 आएगी उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट रिस्क प्रेगनेंसी। और देखिए दोनों में फ़र्क कितना है कि 250 की कट ऑफ बताई है, ठीक है। तो 250 मतलब 249 लेडीज़ जिनका डेटा एग्जैक्ट आपकी तरह है, उनमें से किसी एक के बेबी को जो T21 भी रहता है डाउन सिंड्रोम, ये होने के चांसेस रहते हैं 249 में से एक बच्चे को। और देखिए डिफरेंस कितना है, जिसका इंटरमीडिएट रिस्क है उसको 251 अगर किसी की रेशो है तो 251 में से किसी एक बेबी को, जिनका डेटा सेम है लेडीज़ का, किसी एक बेबी को ये डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। बट दोनों में देखिए डिफरेंस कितना आ जाता है कि एक को हम लोग बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी और दूसरे को बोलते हैं इंटरमीडिएट रिस्क प्रेगनेंसी। लेकिन फ़र्क सिर्फ दो लोगों का है, बीच में दो। 249 में से एक को हुआ तो उसको हाई रिस्क मिलेंगे, और 251 में से देखिए ये मिस्ट्री मानने का नाम ही नहीं ले रही, कुछ बोलना ही नहीं देगी। नीचे रखी थी तो इसको गोदी में आना था, गोदी में ले लिया तो इसको नीचे जाना है और छेड़खानी करनी है। अब देखिए इसको नीचे छोड़ना पड़ेगा। मिस्टू, बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं, जब तक बच्चे नहीं रहते तब तक बच्चे आने का वो रहता है कि कब बच्चे आएंगे, और जैसे ही आ जाते हैं तो ये तूफान बनकर आते हैं। तो हाँ मैं बोल रही थी कि अगर 249 में से किसी एक को होता है तो उसको बोल देते हैं हम लोग कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मतलब 249 में से किसी एक के बच्चे होने के चांसेस है। कंफर्म नहीं है, 100% कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। मिस्टर नो, डोंट टच। और अगर 251 में से सेम डेटा रहता है लेडीज़ का, 251 में से किसी एक के बेबीज़ कॉन्शियस है, उसको हम लोग इंटरमीडिएट रिस्क बोल देते हैं, क्योंकि 250 इसकी कट ऑफ है। मिस्टो, तो देखिए फ़र्क सिर्फ दो लोगों का है, बीच में दो लेडीज़ का है। 250 कट ऑफ है तो 251 को इंटरमीडिएट।
तो इसमें अगर आप लोग कर सकते हो तो आप सिर्फ 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो आप भगवान भरोसे चलिए कि आपका हाई रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क जो भी आया है, आप भगवान भरोसे रह सकते हो कि जो भी होगा अच्छा होगा, हमें सब मंजूर है। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप फर्दर टेस्ट जो भी रहते हैं उनके लिए जा सकते हैं, जैसे कि आप क्वाड्रपल टेस्ट के लिए जा सकते हैं। क्वाड्रपल टेस्ट एग्जैक्ट ड्यूल मार्कर टेस्ट की तरह होता है। एक तो मेरी लड़की कुछ भी बोलने नहीं दे रही है, ये मिस्टू। या फिर उसके बाद होता है NIPT या फिर एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। तो आगे के जो भी हैं ये अलग टेस्ट हैं, और NIPT तक मतलब ड्यूल मार्कर के बाद रहता है क्वाड्रपल टेस्ट, वो भी एक ब्लड टेस्ट है मिस्टी। और उसके बाद रहता है NIPT, वो भी ब्लड टेस्ट है। और एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस थोड़ा अलग है, वो फ्लूइड वाला टेस्ट है, जो आपके अंदर जो फ्लूइड रहता है जिसमें बेबी सर्वाइव कर रहा होता है, उस फ्लूइड को लिया जाता है, उसके साथ वो टेस्ट किया जाता है। उसमें 100% एक्यूरेसी रहती है, उसमें कोई चांसेस नहीं है। तो आप वो वाले टेस्ट के लिए जा सकते हो। मेरे केस में मेरी रेशो थी 1:300, मतलब 300 लेडीज़ जिनका डेटा एग्जैक्ट मेरी तरह था, उनमें से किसी एक के बेबी को होने के मतलब डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस थे। तो मैंने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया। किसी ने मुझे बोला कि फिर से ड्यूल मार्कर टेस्ट करवा ले, और किसी ने मुझे बोला कि डोंट वरी, आप कुछ भी मत करवाओ, सब अच्छा होगा। और किसी डॉक्टर ने बोला कि क्वाड्रपल टेस्ट कराओ, और एक डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप एमनियोसेंटेसिस के लिए जाओ। उन्होंने मुझे अगला डॉक्टर भी सजेस्ट कर दिया। जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, उसी के बाद मैंने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया, और फिर मैं गई अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल MH मिलिट्री हॉस्पिटल जो है उधर, और उन डॉक्टर ने मुझे बोला कि डोंट वरी, आप क्वाड्रपल टेस्ट करवाओ। अगर क्वाड्रपल टेस्ट में कोई दिक्कत आती है तब हम आपको आगे का कोई टेस्ट सजेस्ट करेंगे। ये लड़की नहीं मानेगी, इसको इधर से उधर भागना है बस। तो उन्होंने बोला कि फिर हम आपको आगे का कोई टेस्ट बताएंगे अगर आपके क्वाड्रपल टेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम रहती है। पर भगवान की कृपा से सब अच्छा रहा। क्वाड्रपल टेस्ट में मेरी रेशो बहुत बड़ी आई। मेरे पास फाइल है, इसमें अभी मैं आपको बता दूंगी कि देखिए मेरा इंटरमीडिएट वाली भी यहीं पे होगी, और ये देखिए इंटरमीडिएट रिस्क वाली और दूसरी, दोनों ये मिल गए। तो ये थी मेरी, अच्छा ये तो क्वाड्रपल है। ये देखिए, मैं ऊपर का डेटा आपको थोड़ा शो नहीं कर सकती क्योंकि हस्बैंड का सारा इसमें लिखा रहता है। तो ये देखिए, ये है मेरी रिपोर्ट, अगर आपको दिख रही होगी अच्छे से मिस्टर नो। तो देखिए मेरी रेशो मतलब T21 में ही प्रॉब्लम थी, बाकी T18 और T13 जो है वो नॉर्मल थे, लो रिस्क थे। बस T21 मेरा इंटरमीडिएट रिस्क आया था क्योंकि 1:250 कट ऑफ थी और मेरी रेशो 1:300 थी। ये वाली, ये देखिए मेरा सिर्फ इसी में प्रॉब्लम था 1:300, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं भी बहुत डर गई थी ये येलो डॉट देख के कि यार इंटरमीडिएट रिस्क आ गया, अब मैं क्या करूं। फिर मैं गई नेक्स्ट टेस्ट के लिए जो मेरा था ये क्वाड्रपल टेस्ट। तो क्वाड्रपल टेस्ट की रिपोर्ट थी ये, और ये आई थी मेरी देखिए लो रिस्क। और फिर मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो सब अच्छा हो गया फाइनली। बची बात ड्यूल मार्कर टेस्ट और क्वाड्रपल टेस्ट के कॉस्ट की। तो ड्यूल मार्कर टेस्ट और क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहते हैं। ड्यूल मार्कर टेस्ट आई थिंक 2000 और 2400 समथिंग में हो जाता है, और जो क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट है सेम वो भी आपका 2000 में शायद मेरा हुआ था, क्योंकि मेरा जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पे ये नहीं होता था। तो वहाँ पे प्राइवेट का कोई जो ब्लड है, सीरम है, वो कंडक्ट करने आता था बाहर से, तो वो 2000 रुपीज़ चार्ज करता था। और आई थिंक बाहर सिविल में अगर वो ये टेस्ट करते हैं तो वो 3000 और 3500 समथिंग कुछ चार्ज करते थे इसका। तो उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। और NIPT शायद 10-14,000 समथिंग ऐसा कुछ रहता है, और एमनियोसेंटेसिस इससे भी कुछ
ज़्यादा रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो ये 10,000 में हो जाता है, 15,000 में हो जाता है, पर मेरी गायनो ने जो मुझे सजेस्ट किया था, उन्होंने मुझे बोला था कि 30,000 तक आपको इसमें मतलब कॉस्ट आएगी। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट अगर आपको ड्यूल मार्कर टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको घबराना नहीं है। 18 से 22nd वीक के बीच में आप कभी भी, जब आपका एनोमली स्कैन रहता है, उसके साथ आप क्वाड्रुपल टेस्ट करवा के देखिए। और अपने क्वाड्रुपल टेस्ट की रिपोर्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जो एनोमली स्कैन रहता है और जो टेस्ट की रिपोर्ट है, दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट दिया जाता है, जो आपका डॉक्टर आपको बताता है। अकेले उस पर आपको रिज़ल्ट नहीं बताया जाता है, दोनों को कंबाइन करके रिज़ल्ट बताया जाता है। तो अगर आपको क्वाड्रुपल मार्कर मतलब ड्यूल मार्कर टेस्ट में और एंटी स्कैन दोनों को कंबाइन करके डॉक्टर बताता है कि हाँ कितनी चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपका बेबी में डाउन सिंड्रोम के चांसेस रहेंगे, और एनोमली स्कैन और क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, उन दोनों की रिपोर्ट को कंबाइन करके बताया जाता है कि बेबी में कितने चांसेस हैं डाउन सिंड्रोम होने के। तो अकेले से कुछ भी नहीं बताया जाता है। तो अगर ड्यूल मार्कर में प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार क्वाड्रुपल टेस्ट के लिए रुकिए, वो 18 से 22nd वीक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बीच में होता है, तो आप पहले वो करवाइए। क्योंकि अगर आपका सस्ते में चीज़ हो सकती है तो आप क्यों ही इतना महंगे के लिए जाएंगे। और अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप फिर भगवान भरोसे रहिए, या फिर आप NIPT और एमनियोसेंटेसिस कोई भी टेस्ट के लिए आगे जा सकते हैं। और खुद से डॉक्टर मत बनिए कि हाँ मुझे यही करना है या ये नहीं करना है। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप भगवान भरोसे रहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है, 100% नहीं होते ये टेस्ट, या फिर आप आगे के टेस्ट करवा लीजिए। आपको 100% अगर जाना है कि 100% आपको क्लियरिटी चाहिए, तो फिर आप एमनियोसेंटेसिस के लिए जाइए। और मेरे बच्चे को देखिए, इसने ये क्या कर रखा है, क्या कर रहे हो मिस्टू आप? हाँ, तो इस वीडियो में मैं इससे ज़्यादा तो और क्या ही बताऊँगी। जो मुझे पता था या जो मेरे टेस्ट थे, जो भी मुझे पता था कि हाँ क्या होता है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।